फटाफट अंदाज में टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी मिली है। यह धमकी ISIS खोरासान के अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्रांच ने एक वीडियो मैसेज के जरिए दी है। ISIS ने कहा है कि उसके आतंकी वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान हमला कर सकते हैं। साथ ही ISIS ने कहा है कि देशों में होने वाले खेल आयोजनों को निशाना बनाने की भी वो धमकी दे रहे हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आश्वासन दिया है कि उनके सुरक्षा इंतजाम तगड़े हैं और सभी टीमों के पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जून से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले वेस्टइंडीज के कई शहरों में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के कुछ मैच अमेरिका में भी खेले जाने हैं, लेकिन अमेरिका में आतंकी हमले की कोई धमकी नहीं मिली। दिल्ली के बाद अब गुजरात के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गुजरात में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद के 6 स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें शामिल हैं एशिया स्कूल, आनंद निकेतन, DPS बोपल, मेमनगर में HBK स्कूल, जेबर स्कूल, कॉस्मोस कैसल इंटरनेशनल स्कूल। बीती रात दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कॉकपिट में अचानक हरे रंग की लेजर लाइट चमकने लगी। लेजर की रोशनी पायलट की आंखों में पड़ने की वजह से कॉकपिट में कुछ देर के लिए भ्रम की स्थिति बन गई। जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट से सिर्फ 5 नॉटिकल मील की दूरी पर था। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। इसके बाद ATC के निर्देशों का पालन करते हुए पायलट ने प्लेन को सुरक्षित उतार लिया। जिस वक्त कॉकपिट में लेजर लाइट चमकी उस वक्त प्लेन में 214 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद पायलट की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस प्लेन पर लेजर की रोशनी फेंकने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला करने वाले आरोपियों के स्केच जारी किए गए हैं। साथ ही उन पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। 4 मई को आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। हमले के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुंछ के डन्ना टॉप, शास्टार, शिंद्रा और सनाई टॉप इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज के कविता की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। ED और CBI ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था। दोनों जांच एजेंसियां यानी कि ED और CBI ने भरी अदालत में के कविता की जमानत अर्जी ये कहकर उसका विरोध किया कि के कविता इस पूरे घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। उत्तराखंड में फसलों की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली को जलाने पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्य सचिव को इस पर तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही जंगल में आग की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आग से अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पराली जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजार का फोकस आज REC, इरेडा और PFC समेत सरकारी कंपनियों पर रहा। दरअसल आज इन सभी में तेज गिरावट देखने को मिली और इनके गिरने के पीछे RBI का ड्राफ्ट है जिसमें अतिरिक्त प्रोविजन का जिक्र किया गया है। बैंकों NBFCs के प्रोजेक्ट फाइनेंस का नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक नए और पुराने प्रोजेक्ट लोन पर 5% प्रोविजन करना होगा। इंफ्रा और नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग संभव है। अतिरिक्त प्रोविजनिंग से मुनाफे पर असर दिखेगा और इस नियम का REC, इरेडा और PFC पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। FMCG कंपनी मैरिको ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 318 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 347 करोड़ रुपए का मुनाफा का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2240 करोड़ रुपए से बढ़कर 2280 करोड़ रुपए रही। चौथी तिमाही में मार्जिन 18% से बढ़कर 19.4% रहा, जबकि जी बिजनेस ने 20% मार्जिन रहने का अनुमान जारी किया था।
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। सालाना आधार पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। सालाना आधार पर चौथी तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को 452 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 1893 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 3200 करोड़ रुपए से बढ़कर 3386 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गुजरात गैस ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11% बढ़कर 409 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले कंपनी का मुनाफा 369 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 4134 करोड़ रुपए रहा। मार्च तिमाही में कंपनी ने 50,800 नए ग्राहक जोड़े हैं। नतीजों के साथ गैस कंपनी ने निवेशकों के लिए 5 रुपए 66 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। डिजिटल करेंसी को ऑफलाइन यानी बगैर इंटरनेट कनेक्शन के उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। ये बातें बीआईएस इनोवेशन समिट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कही। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है जो डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में अभी करीब 10 लाख लोग रोजाना सीबीडीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अब भी लोग डिजिटल करेंसी की जगह यूपीआई को प्राथमिकता दे रहे हैं। शक्तिकांता दास ने कहा कि कंज्यूमर के व्यवहार को बदलने पर काम चल रहा है। बीएसएनएल इस साल अगस्त से पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। सूत्रों ने आज ये जानकारी दी है। बीएसएनएल के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड की अधिकतम स्पीड दर्ज करने का दावा किया है। कंपनी ने टीसीएस और सी डॉट के नेतृत्व वाले गठजोड़ के जरिए स्वदेशी स्तर पर विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में 4G सेवाएं शुरू की हैं और वो लगभग 8 लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ चुकी है।